Hello, good morning 10th graders. Welcome to the next chapter of Maths क्लास 9. बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है. इसको हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं पार्ट्स में, और 9th में भी आपको इसका अच्छा एक्सपोजर हो गया है. लेकिन आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट लेवल पे क्या सिखा रहा है. लेकिन फिर भी क्योंकि आपका ये चैप्टर न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है, इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल पढ़ा था. अब हम ऐसे पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स से स्टार्ट करके समझाएंगे कि एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इनको लिखा कैसे जाता है, और इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और बहुत ही एक्साइटिंग चीज आने वाली है. तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 ऑफ मैथ्स क्लास 10. सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है. यानी कि जिस इक्वेशन के अंदर आपको हाईएस्ट डिग्री, यानी कि हाईएस्ट जो टर्म है, बिगेस्ट टर्म है, उसका डिग्री 2 दिखाई दे, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी. अभी आपको अगर लग रहा है कि ये क्या बोल दिया मैंने, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर जो बिगेस्ट टर्म का डिग्री है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डिग्री है वो है 2. तो जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मान लीजिए आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. भले इसके अंदर आपको एक्स और कांस्टेंट ना दिख रहे हो, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेकिन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री हो गई है 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है. तो समराइज करता हूं, वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नॉर्मली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं. पहला, ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी कि सबके सब रियल नंबर है. और दूसरी चीज ये है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. अब आप सोचिए कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ए अगर 0 हो गया, मान लीजिए ए अगर 0 हो गया, तो ये टर्म पूरी पूरी हो गई 0. अब इक्वेशन क्या बच गई? बी एक्स प्लस सी. अब इसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 1, ना कि 2. तो इसलिए अब ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसलिए आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव करनी है तो a शुड बी इक्वल टू 0, जिससे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 0 ना हो और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहे. होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. मैंने ट्राई किया था इजी वे में एक्सप्लेन करना इसको, और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. अब हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली हम पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री क्या है. तो अब ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा, राइट, कि ब्रह्मगुप्त कौन था या फिर यूक्लिड कौन थे. एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली. लेकिन आपको ना हिस्ट्री के हिसाब से जनरल नॉलेज होनी चाहिए. तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको मैथ्स पर्सपेक्टिव से नहीं, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं. तो सबसे पहले है यूक्लिड. यूक्लिड एक ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और आपको ये शायद ध्यान होगा कि जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम जब भी हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं वो हमेशा एक पैराबोला बनाती है, राइट. अब वो पैराबोला कहां पे टच होता है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. तो यूक्लिड ने पहली बार कहा कि भैया वो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा भैया हम एक ग्राफिकल वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इंडियंस ही पीछे कहां रहने वाले थे. उसके बाद आए इंडियंस
और इंडियंस ने सबसे पहले थे ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने यह बताया कि ठीक है, ग्राफिकल मेथड तो ठीक है, ओके, हो गया, लेकिन हम इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड आप आज यूज करते हैं वो एक्चुअली में हमारे ही इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने हमको बताया था। तो प्राउड फीलिंग वाली बात है, राइट। उसके बाद आए एक और मैथमेटिशियन जिनका नाम था श्रीधराचार्य। इन श्रीधराचार्य ने बताया कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि x प्लस ए का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। तो यूक्लिड, ब्रह्मगुप्ता और श्रीधराचार्य, ये तीन ऐसे फिलोसोफर्स मैथमेटिशियंस थे जिनका कि नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। और इन्होंने तीन ने काफी हद तक आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, आइदर ग्राफिकल मेथड से या फैक्टराइजेशन से या फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये थी हिस्ट्री जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, बाय द वे, मैं आपको हिस्ट्री के ऐसे पॉइंट्स बताता रहूंगा क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्ट है जनरल नॉलेज के अंदर। और मैं जानता हूं कि मैथ्स पढ़ना एक, ठीक है, मैं समझ सकता हूं एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आपको समझना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, क्या हुआ था, किस तरह से ये सब चीजें हुई थी। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको भले ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको इसमें हेल्प मिले। ओके, तो अब समझते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है। तो हमारी नॉर्मली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, इसका मतलब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जो कि कहलाते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, और ये हम पढ़ चुके हैं। और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के अलावा इस चीज को हम एक और टर्म से नाम जानते हैं, एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है रूट्स। और आप देखेंगे आगे कि आप रूट्स वर्ड मोर प्रीडोमिनेंटली और कॉमनली सुनेंगे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना यूज नहीं होगा। तो जब भी आपको कोई कहे कि रूट्स, तो रूट्स का मतलब यह है कि वो वैल्यू x की जो आप इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, तो ये इक्वेशन जीरो हो जाती है, जिसको कहेंगे रूट्स, सॉल्यूशन या फिर आंसर ऑफ इस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इसको हम कैसे निकालते हैं जो रूट्स होते हैं। तो अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो बेसिकली वो हो जाएंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि x हो जाएगा अल्फा और x हो जाएगा बीटा। अब ये चीज हम निकालते कैसे हैं ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये अल्फा बीटा जो हम निकाल रहे हैं उसका क्या मतलब है, हम उससे लिंक करते हैं, समझते हैं, और समझ करके हम पूरा का पूरा इसको आगे बढ़ते हैं। फिर तो एक सिंपल और क्विक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा रिलेशनशिप समझ में आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स और जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है। तो हमने एक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हम इस इक्वेशन को करेंगे फैक्टराइज। और आपको ध्यान होगा जब हम करते हैं फैक्टराइज तो हम मिडिल टर्म, यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है विद साइन, यानी कि प्लस माइनस जो भी है, उसको स्प्लिट करते हैं इस तरीके से कि जो x का कोएफिशिएंट है वो दो नंबर्स में डिवाइड हो जाए, जिन दो नंबर्स का सम तो x का कोएफिशिएंट ही हो, लेकिन उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपका कांस्टेंट टर्म हो। और मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं, मैं यहां पे हर कोई चीज, चाहे वो मैं x कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, चाहे मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विद साइन। दोबारा इसका मतलब मुझे चाहिए -2 के दो ऐसे स्प्लिट जिनको जब मैं ऐड करूं तो आ जाए -2 ऐड करने पर, जो कि मेरा x का कोएफिशिएंट है, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो आ जाए मेरे प्लस -3 जो कि मेरा कांस्टेंट है। और ये चीज आपको आसान लगनी चाहिए क्योंकि -2 को अगर हम डिवाइड करेंगे -3 प्लस 1 में, तो अब देखिए -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, तो यानी कि ये कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई। और -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3, यानी कि मेरी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो यानी कि -3 एंड 1 मेरे लिए बिल्कुल सुइटेबल कैंडिडेट है। तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर -3x
प्लस एक्स माइनस 3। अब पहले वाले दो टर्म्स में से मैं x कॉमन निकाल लूंगा, तो x निकाल के बच जाएगा x माइनस 3, और बाकी के दोनों टर्म्स में से मैं 1 कॉमन निकालूंगा, ये बच जाएगा x माइनस 3। जो मैं स्टेप बता रहा हूं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के। ओके, इसके अलावा एक मेथड और आता है जो कि हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, और उससे भी आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद अब इन दो टर्म्स x इंटू एक्स माइनस 3 और 1 इंटू एक्स माइनस 3 में से मैं x माइनस 3 कॉमन निकाल लूंगा, और मेरे को मिल जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं, तो मुझे x माइनस 3 और x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करना होगा। मतलब मुझे x की वो वैल्यू निकालनी है जो कि जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चलता है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इससे मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे मुझे एक और वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। यानी कि जीरोस इस पोलिनोमियल के जो है वो है 3 कॉमा माइनस 1, और इन्हीं को हम कहेंगे रूट्स भी। तो इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो है 3 कॉमा माइनस 1। मैंने सोचा कि आपको रिवाइज करा दूं ये चीज। आई एम श्योर कि आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, ये हम पढ़ चुके हैं और आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, लेकिन मेरे को लगा कि एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर बाई चांस आपको कुछ मिस हो रहा हो तो वो चीज यहां पे क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या इंपैक्ट है, और यही वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे वो ये नहीं कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये सब चीजें इसको फैक्टराइज करो, वो तो 8th क्लास में आप कर चुके हो। अब वो आपसे पूछेगा इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में जो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है वो मैं यहां पे लेता हूं। उसने कहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें एक साइड की लेंथ, या फिर मैं इसको मान लेता हूं लेंथ जो है इसकी, उसने कहा एक साइड मतलब लेंथ जो है उसकी वो विड्थ की 2 टाइम्स प्लस 1 है, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस 1। तो वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ की 2 टाइम्स प्लस 1 है। अगर मैं मान लूं कि विड्थ x है तो लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस 1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसने मुझे दिया है कि इसका जो एरिया है वो है 300 मीटर स्क्वायर, और आपको पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है L इंटू W, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मुझे लेंथ मिल चुकी है, मुझे विड्थ मिल चुकी है। अब वो कह रहा है कि इसकी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो अभी इसने हमको ये नहीं कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, उसने हमको सिर्फ ये कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। बाद में आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये भी है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन अभी इसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x विच इज लेंथ इंटू विड्थ 2x प्लस 1, तो आप इस फॉर्मूले से हम ये लगा रहे हैं, इज इक्वल टू टोटल एरिया 300। सिंपल, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये 300 को इधर रख दिया, तो इस तरह से मेरी ये इक्वेशन बन गई। अब अगर मुझे इसको सॉल्व भी करना है, एक्चुअली सॉल्व भी कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां पर मैं यहां पे लेता हूं x जिसका कोएफिशिएंट है 1, तो मुझे 1 ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिनको कि मैं ऐड करूं तो आंसर आए 300 और मल्टीप्लाई बाय a का कोएफिशिएंट। ये बात ध्यान रखने की है, जब भी आपके पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा तो आपको वो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे चाहिए दो ऐसे नंबर जिनका कि सम तो आए 1 और जिनका मल्टीप्लीकेशन आए -300 इंटू 2 यानी कि -600, और ये मैं जब करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 25 प्लस -24, तो इसका आंसर आएगा 1। और जब मैं करूंगा 25 मल्टीप्लाइड बाय -24 तो उसका आंसर आएगा -600, यानी कि 25 और -24 ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि इसके अंदर सुइटेबली फिट हो जाएंगे और मुझे इससे इनका कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि 24, 25 कितनी बार मैं ट्राई करूंगा, आपको मैं एक आगे तरीका बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिससे कि आपको ये
हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप वो वैल्यू फॉर्मूले में रखो, आपको सीधे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, देखिए अभी आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं हिट एंड ट्रायल से बता रहा हूं। तो यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। और इसको यहां पे इक्वल टू नहीं इंप्लाइज दैट लिखते हैं। जब भी बीच में इक्वल टू होना, आप यहां पे इक्वल टू नहीं लिखोगे, यहां इंप्लाइज दैट लिखोगे हमेशा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे, बचेगा 2x प्लस 25, और यहां पे निकालेंगे माइनस 12 कॉमन, तो बच जाएगा 2x प्लस 25, और ये हो जाएगा x माइनस 12 और x 2x प्लस 25। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो आप जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 12, और आप जब 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको मिलेगा माइनस 25/2। अब देखो, लेंथ माइनस 25/2 तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, लेंथ तो नेगेटिव में नहीं होगी, तो लेंथ x जो है वो कुछ 12 जैसे ही होगा, लेंथ तो 12 होगी। तो यानी कि यहां पर लेंथ जो है वो है, सॉरी विड्थ जो है वो है 12, और जो लेंथ है वो है 12 2 24 प्लस 1 25। तो यानी कि इसकी लेंथ हो गई 25 और विड्थ हो गई 12। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उसने आगे पूछा है आपसे एक्सरसाइज में अनसॉल्व में, तो मैंने यही सॉल्व कर दिया है, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे आगे आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व भी करते जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि वो आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। लेकिन सिम्पल चीज ने कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, इसमें भी उसने सिर्फ मैथमेटिकली उसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने को कहा है। तो मैं यहां पे सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाता हूं और मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं। चलो सॉल्व भी कर देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, राइट, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Actually इसने क्वेश्चन में पूछ लिया है, they would like to know, पर ऊपर जो मेन क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, इसमें इसने नहीं पूछा है, तो यहां पे इसने पूछा है तो हम तो सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बनता है, जॉन एंड जीवती हैव 45 मार्बल्स। मान लो जॉन के पास जो मार्बल्स थे वो थे x, तो जीवती के पास कितने होंगे, जीवती के पास और जॉन के पास टोटल है 45, तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। यानी कि जॉन ने भी 5 मार्बल्स लूज किए, जीवती ने भी 5 मार्बल्स लूज किए, उसके बाद जो इनका मल्टीप्लीकेशन आया वो हो गया 124। यानी कि इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें और, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूं। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। इसको लिखता हूं 40x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। बाकी सब चीजें इधर ले जाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एक्स साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल टू सी। अब जब मैं माइनस 45 को डिवाइड करता हूं दो नंबर्स में जिनका की एडिशन आए माइनस 45 और प्रोडक्ट आए प्लस 324, तो वो होते हैं माइनस 36 और माइनस 9। तो जब मैं इन दो को ऐड करूंगा तो आएगा माइनस 45, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 324। एक्चुअली मैंने ये फैक्टर्स करके देखे थे, क्योंकि 324 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और मैंने हिट एंड ट्रायल के थ्रू इन 4 को मल्टीप्लाई किया और इन 2 को मल्टीप्लाई किया, ये आगे 36, ये आगे 9। अब एक्चुअली हिट एंड ट्रायल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैं मेथड आगे बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट से, उसमें आपको हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू
0, तो x हो जाएगा x माइनस 9, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू है 2, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 36। अब आप देखो, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन इक्वेशन थी उसके अंदर जॉन के पास जो नंबर थे, जॉन के पास था x और जीवती के पास थे 45 माइनस x, तो यानी कि अगर जॉन के पास है 9 तो जीवती के पास है 45 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 36। तो ये आंसर एक्चुअली यहीं पे आ गया, लेकिन क्योंकि हमको इस तरह सॉल्व करना है तो हमको यहां पे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वर फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Okay, we would like to know what is the number of toys produced. तो वो कह रहा है कि जितने भी toys, the cost of production of each toy was found to be 55 less than the number of toys produced in a day. तो अगर हम मान ले कि number of toys in a day is equal to x, तो cost उसकी हो जाती है number of was found to 55 minus the number of toys, यानी कि x minus 55। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? सिंपल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जितना आपने प्रोड्यूस किया, जितनी उसकी कॉस्ट है, जितनी एक की कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दो, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा x विच इज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू x माइनस 55, और ये होता है आपका 750 रुपीज। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे हम क्या करेंगे, हम करेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और मैं 750 को इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हिट एंड ट्राई नहीं लग रहा है। अगर मैं 50 माइनस 55 के ऐसे फैक्टर्स करूं या फिर ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करूं जिनका कि एडिशन माइनस 55 हो और मल्टीप्लिकेशन माइनस 750 हो, तो मुझे आसानी से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो डेसिमल में आएंगे, और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल से नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व ना करके बस यही इक्वेशन बना के खत्म कर देते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। वो सिंपली ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कुछ इक्वेशन आपको हो सकता है सॉल्व भी करनी पड़े। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसमें हो जाएगा, साइड साइड टर्म से इधर ले आता हूं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसमें अब देखिए सबसे बड़ी जो टर्म है उसका एक्सपोनेंट है 2, यानी कि यस ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्योंकि इसके अंदर अभी भी x स्क्वायर बचा हुआ है। हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या सॉल्यूशन है। तो ये हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 1, मैं ये सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, और ये है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, सिंपल फॉर्मूला लगेगा x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस 2 इसके अंदर a है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखिए अगर मैं इस सबको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए कि जो हाईएस्ट टर्म है वो है x और उसका जो एक्सपोनेंट है वो है 1, यानी कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे नो। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है। सीधे क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं, x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सब कुछ मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए
हाईएस्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट, हाईएस्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट, नॉट कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट जो है वो है 2, तो यानी कि ये इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल का, जो कि है x+2 होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। अब आपको पता होगा अब आपको बता दूं मैं a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। वो होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो इसको हम लिखते हैं x+2 होल क्यूब को लिखेंगे हम x³ + 2 का होल क्यूब हो जाएगा 8 + 3a²b। a है यहां पे x, b है 2, तो जाएगा 3a² इंटू b + 3ab², ओके, और इक्वल टू x³ - 4। तो इसको मैं लिखता हूं फिर x³ + 8 प्लस ये हो जाएगा 36x² और ये हो जाएगा 12x, और मैं इस टर्म को इधर ले आता हूं इसी स्टेप में, -x³ + 4 = 0। अब देखिए x³ से x³ कट, और ये सबसे बड़ी इक्वेशन बन गई 6x² + 12x + 12 = 0। अब देखिए जो इसमें बिगेस्ट टर्म है उसका एक्सपोनेंट है 2, यानी कि ये इक्वेशन भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहां पर लेते हैं पॉज। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन और समझेंगे कि हिट एंड ट्रायल से आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। पर आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज पोस्ट करना ना भूले। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।